अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 3 एटमॉस्फेयर में जी क्लास इसमें हम लेयर्स स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो तहें हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने इसकी पढ़ा था कि इसकी 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं उसकी कल हम स्टडी कर चुके हैं। आज रिमेनिंग लेयर्स की स्टडी करेंगे। फोर्थ लेयर का नाम है थर्मोस्फेयर। ठीक है, जैसे थर्मामीटर से दर्जा हरारत के लिहाज से इसका नाम है थर्मोस्फेयर। इट स्टार्ट अबव द मेसोस्फेयर एंड एक्सटेंड टू 600 किलोमीटर। मेसोस्फेयर के बाद से शुरू होती है और 600 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है तकरीबन 227 सेंटीग्रेड से लेकर 1725 सेंटीग्रेड तक इस लेयर में दर्जा हरारत जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, तकरीबन ये बहुत ही ज़्यादा इस लेयर में गर्मी ज़्यादा होती है। मैन मेड सैटेलाइट आर फॉर्म इन दिस लेयर ऑब्टेनिंग द अर्थ अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में। इस तह में इंसान के बनाए हुए सैटेलाइट जो है वो अपने मदार के ज़मीन के मदार के गिर जाते हैं और जो एक बैनुल अक़वामी स्पेस इदारा है जिसका नाम है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसके साथ साथ इंसान के बनाए हुए सैटेलाइट मौजूद होती हैं, यानी जिनको मसनूई सियारे कहते हैं। ज़्यादातर जो आयनोसेशन होते हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं। आयनोसेशन जो है वो कुदरती एटम और मालिक्यूल को आयरन में तब्दील करता है। ठीक है, एंजाइम जिसको कहते हैं। आयनाइजेशन जो है ना वो वजह बनती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, जो कि ओरिजिनेट होते हैं सूरज में। ठीक है, आयनोसेशन जो है ना उन बलाए बनफशी शुआओं की वजह बनती है जो कि सूरज में बनते हैं। आयनोसेशन क्या करता है कि ये बॉन्ड्स बनाता है जिसको हम लाइट कहते हैं, लाइट्स के बॉन्ड्स बनाता है जिसको हम ऑरर्स कहते हैं या कुतुबैन की रोशनी भी इसको कहते हैं। ये नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर पर शुमाली और जनूबी निस्फ कुरे में ये रोशनी पाई जाती है। जी, फोर्थ जो मोस्ट लेयर है, ठीक है, थर्मोस्फेयर इज़ द फोर्थ लेयर ऑन द अर्थ सरफेस है। ये थिकेस्ट लेयर होती है। स्पेस शटल जो है ना वो यहीं पर अपने ऑर्बिट में होते हैं। इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। जो फिफ्थ लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। दिस लेयर स्टार्ट अबव द थर्मोस्फेयर एंड एक्सटेंड टू 10,000 किलोमीटर। It is the outermost layer of the atmosphere with no definable boundary as it emerges with the space. ठीक है, जो जो एटमॉस्फेयर की जो आखिरी लेयर है आउटर मोस्ट लेयर जो है ना फिफ्थ और लास्ट आउटर मोस्ट लेयर जो है ना वो एक्सोस्फेयर है। ये हमारे अर्थ का इसमें सैटेलाइट सेटल जो है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ना वो इसी जनरली इस इलाके में पाए जाते हैं। इसका एक और जो मकसद है ये क्या करता है कि इट हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो एंड मोबाइल एक्सेट्रा में भी ये मौजूद है। और इसके बाद कोई डिफाइनेबल बाउंड्री नहीं है इसके और स्पेस के दरमियान में। जी स्टूडेंट, आपको एक और पिक्स के ज़रिए से ये 5 लेयर्स के बारे में बता रही हूँ। देखिए, ये तो हमारी ज़मीन का, ये हमारी अर्थ है। ये जो क्लाउड्स वगैरह आपको नज़र आते हैं, जो फर्स्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये सबसे पहली लेयर होती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर इसको जो फर्स्ट लेयर है लोएस्ट लेयर जो है इसको वेदर लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसी में मौसम वगैरह चेंज होते रहते हैं, यहीं पे बनते रहते हैं। उसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी में ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद रहती है जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। थर्ड वन जो है ना मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर में स्मॉल रॉक्स जिसको मेटेराइट होते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं और इसमें जो आग है वो इनको जला के बर्न कर देती है, ज़मीन तक नहीं पहुँचने पाती। आज हमने पढ़ा थर्मोस्फेयर जो है ना ये फोर्थ लेयर है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैन मेड सैटेलाइट होते हैं। जो लास्ट लेयर है वो एक्सोस्फेयर है। ठीक है, एक्सोस्फेयर के बाद से स्पेस शुरू हो जाता है और एक्सोस्फेयर में
जितने भी हमारे रेडियो और मोबाइल कम्युनिकेशंस वगैरह लॉन्ग डिस्टेंस के वो इस लेयर में होते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी इस लेयर में पाए जाते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा। मौसम और आबो हवा के बारे में आप प्रीवियस कई क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है। मौसम क्या है और आबो हवा क्या है। वेदर एंड अकर इन द ट्रोपोस्फेयर, जैसे हमने पहले पढ़ा, ट्रोपोस्फेयर्स को हम वेदर लेयर भी कहते हैं क्योंकि मौसम, बादल वगैरह इसी एटमॉस्फेयर के फर्स्ट लेयर में बनते हैं। मौसम को हम डिफ़ाइन करेंगे उसे कैसे कि आबो हवा की कैसी कैफियत, ऐसी कंडीशन है किसी ख़ास इलाके और वक्त में, ठीक है। इस कंडीशन में क्या चीज़ें शामिल है, इसमें दर्जा हरारत है, प्रेसिपिटेशन है, एयर प्रेशर है, ह्यूमिडिटी एंड विंड है, ठीक है। कि मौसम में मौसम के जो अज़ा है, दर्जा हरारत है, प्रेसिपिटेशन आबी रेजिश यानी बारिश, ओले, बर्फ़बारी, जो इस तरह बारिश की जो भी फॉर्म्स है, ठीक है, वो प्रेसिपिटेशन में आते हैं। एयर प्रेशर हवा का दबाव, ह्यूमिडिटी नमी, ठीक है, विंड्स हवा का चलना, ये सारी चीज़ें मौसम के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऑन द कंट्रीज यानी दूसरे हाथ, दूसरी तरफ मुखालिफ में, क्लाइमेट जो है ना वो एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम, यूजली मोर देन 30 ईयर। यानी क्लाइमेट जो है वो मौसम की एक ऐसी कैफियत को कहते हैं जो कि किसी इलाके की एक लंबे अरसे के लिए होता है, कम से कम 30 साल हो। वेदर जो है वो डे टू डे कंडीशन होती है। हम देखते हैं सुबह, दोपहर, शाम, बाज़ औक़ात इन तीनों टाइम के मौसम में भी तब्दीली होती है। सुबह को मौसम कुछ और होता है, दोपहर को बारिश होने के बाद रात को मौसम और अच्छा हो जाता है, ठीक है। मौसम जो है डे टू डे होता है, बल्कि आवर्स टू आवर्स भी हो सकता है, घंटे घंटे बाद भी मौसम तब्दील हो सकता है। जबकि क्लाइमेट एक वो परमानेंट फीचर है, और उसकी वजह उसमें कम से कम 30 साल के एक लॉन्गर पीरियड होता है, कम से कम 30 साल होता है। और ये दोनों में फ़र्क आ गया वेदर और क्लाइमेट में। स्टूडेंट, दोनों में आपको फ़र्क क्लियर हो गया। वेदर जो है, वेदर कहते हैं रोज़ाना की मौसमी कैफियत को, ठीक है। इसमें हवा, टेम्परेचर, फ़िज़ाई दबाव, बारिश, नमी जो है ना वो इसमें मुतय्यन किया जाता है। आबो हवा से मुराद किसी मकाम के कम से कम 30 साल के औस मौसमी हालात हैं, ठीक है। ये जो अभी जो मैंने एलिमेंट पढ़ाए थे इनको हम मौसम और आबो हवा के दोनों के अनासर कहे जाते हैं। अब क्लाइमेट इसलिए अहम होती है, इम्पोर्टेंट होती है कि ये नबातात, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ और उनके तर्ज ज़िंदगी पर भी असर डालती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आबो हवा कैसे तब्दील होती है। द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ हैज़ कॉन्स्टेंटली चेंज ओवर टाइम्स, ठीक है। हमारी ज़मीन पे जो आबो हवा है वो मुसलसल मुतवातिर, ठीक है, हर दम ये चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। क्लाइमेट चेंज रेफर टू अ लॉन्ग टर्म चेंज इन द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द अर्थ और अ रीजन। क्लाइमेट को हम कहते हैं मौसम के एक लंबे अरसे की जो औसत, ठीक है, एवरेज मतलब जो औसत तब्दीली होती है मौसमी कंडीशन, मौसमी कैफियत में हमारी ज़मीन या किसी इलाके की। द टाइम पीरियड ऑफ द चेंज रेंज फ्रॉम डिकेड टू मिलियन ऑफ द ईयर। डिकेड कहते हैं 10 साल को, ठीक है, यानी अशरे को कहते हैं, यानी मिलियंस ऑफ द ईयर, 10 सालों पे भी जो मिलियंस ऑफ द ईयर्स के बाद जो है ना इसमें आपको हमें तब्दीली नज़र आती है। जी, एक्सपेरिमेंट आइस एज विच इज़ द परमानेंटली चेंज फ्रॉम द क्लाइमेट कंडीशन। हमारी इस ज़मीन ने बहुत से इस पे आइस एज यानी मुख्तलिफ बर्फ़ानी दौर इसने एक्सपीरियंस किया है, जिसने तजुर्बा किया से गुजरे, जो कि क्लाइमेट चेंज होने के परमानेंट एग्जाम्पल है। जैसे आजकल ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जो है ना वहाँ पे आइस कैप जो पिघल रहा है, ठीक है। अब वो एकदम से नहीं पिघला, सालों साल जो है गर्मी की वजह से, ठीक है, हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ये आइस कैप वगैरह पिघल रहे हैं। ये भी मौसम की तब्दीली की एक अहम वजह है। यानी हमारा क्लाइमेट जो है वो मज़ीद वो गर्म होता जा रहा है। उसकी गर्मी से क्या हो गया, जो कुतबी इलाके हैं वहाँ बर्फ़ पिघल रही है, जिससे समंदर की सतह बढ़ रही है। ये एक क्लाइमेट का चेंज है। डू यू नो वाई दिस आइस कैप आर मेल्टिंग? दीज आर द मेल्टिंग ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी, ये कैसे, ये जो आइस कैप्स हैं, ये जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के तोते हैं, ठीक है, वो क्यों पिघल रहे हैं जबकि हज़ारों साल से ऐसे ही खड़े हैं। अब उनकी पिघलने की वजह क्या है? उनके पिघलने की वजह ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं आलमी गर्माइश, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है।
आज तक का हमारा इतना ही ये टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, यानी आलमी गर्माइश क्यों हो रही है, वो ग्रीन हाउस की वजह से। ग्रीन हाउस क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जिसके अभी हमने सारी लेयर्स पढ़ी है, उसमें तकरीबन 50% जो है ना वो तवानाई जो है जो सूरज से आने वाली लेयर्स है उसमें ऑब्ज़र्व हो जाती है, लेकिन जो बकाया है वो कुरे हवाई यानी हमारे एटमॉस्फेयर में मुनक्किस हो जाती, रिफ्लेक्ट कर लेती है। जो जिन गैसेस को, जिन तवानाई को, उसको यानी एनर्जी को हमारा एटमॉस्फेयर ऑब्ज़र्व करता है ना, उनमें वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ समथिंग और गैसेस है, जैसे मीथेन है, नाइट्राइड ऑक्साइड की कुछ थोड़ी सी मिकदार है, और क्लोरोफिल कार्बन्स या CFC जो है उसके कुछ मरकबात पाए जाते हैं। ये मरकबात क्या करते हैं, ये ज़मीन का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको गर्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन गैसेस को हम ग्रीन हाउसेस गैसें कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस के शीशे की तरह काम करता है, जो सूरज की विजिबल रोशनी को गुजरने देता है, लेकिन ज़मीन की हरारत और इंफ्रारेड रेड जो रेज होती हैं उनको तेज़ी से निकलने नहीं देता। इस अमल को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं।